हम्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये आपके सामने, 6 अंकों की संख्या लिखी हुई थी 5B0138। अब इन्होंने बोला था ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। तो आप बताइए पॉसिबल कौन से पेयर हो सकते हैं आपके, मतलब किसका सम क्या होगा। तो आपको क्या करना था, एक कंडीशन सबको याद रखनी है, वैल्यू ना जीरो रखेंगे आप जब भी आपको चेक करना होगा। जब भी चेक करना होगा तो जीरो रखेंगे, इस बात को दिमाग में रखो आप। कब? जब आपको ए, बी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो एग्जाम में। आप इक्वल टू 11 नहीं लिखोगे, आप क्या रखोगे, जीरो। ठीक है, अब जीरो रखने पे देखो क्या हो जाएगा, ये 5B0138। आपने अब इसका ऑल्टरनेटिव प्लेसेस का सम एक जगह कर लिया, मतलब पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक। तो 5 + 0 + 3 ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर आपको करना है सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस। ठीक है, B+1 + A = 0। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को बाहर लेके चले जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा B+1। अब ये प्लस में 1 है, इसको यहां ले आएंगे माइनस, यानी A + B = 7। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 5B की जगह 4 रख दूं, और तो इसकी जगह मुझे 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका सम होना चाहिए 7। कौन कौन से पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, आप ऐसे कर सकते हो, 3 और 4 रख सकते हो, 1 और 6 कर सकते हो। पेपर में ऐसे भी आ सकता है सवाल, 1 और 1 नहीं, 2 और 5 भी हो सकता है। तो ऐसे जो जिनका अंक जोड़कर 7 आ जाए वो इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आता है, सबसे पहले ज्यादातर तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो चीज फाइंड करनी होती है ना, बस इसी पे स्ट्राइक करना होता है दिमाग को। 5% गेन है, 5% गेन का मतलब क्या होगा, 100 + 5 होगा, और 100 + 5 होगा तो इसका मतलब होगा 105। 105 के अंदर कौन सा नंबर आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है ना। तो देखिए 5 का रूल तो पता है, जीरो होना चाहिए, लेकिन 7 का रूल आप सबको पता है ना, 7 का रूल मैंने सिखाया था। कोई भी नंबर 7 से जब डिवाइड होगा तो उसकी कंडीशन ये होती है, जरा सुन लीजिए सभी। A, B, C, अगर 3 अंकों का कोई नंबर है तो आपको ये लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करनी है और घटा देना है। घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसको सभी नोट कर लें। तो देखो पेपर में बस निकालना था गेन 105%। तो देखो ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये इसको जरा देख लेते हैं, ये जीरो हटा देते हैं, जीरो को हमें कुछ नहीं करना है, इसको 209 रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 189। ठीक है, तो इसको डबल करते हैं, इसका डबल होगा 18, 20 में से 18 गए आएगा 2, ये नंबर नहीं होगा। इसको करते हैं जरा, इसका डबल करेंगे होगा 18, 18 में से 18 गए 0। अब आप इस नंबर को देख लो, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14 और ये 7 7 जा 49। तो यही आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर अगर आप इससे करते। ये तरीका समझ में आया किसी को, जरा माइक ऑन करके बताइए मुझे। आप एग्जामिनर ये देता है क्वेश्चंस को कि बच्चा जो है ना वो कितने स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व कर रहा है। ये नहीं चाहिए उसको, लेबोरियस पर्सन नहीं चाहिए कि मेहनत कर रहा है, सॉल्व कर रहा है ये फटाफट फॉर्मुला वॉर्मुला लगा के। आपको वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसीलिए बैठाता है कि आप सबसे थोड़ा अलग सोच सकें। ठीक है, देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे सॉल्व करना होगा। तो पेपर में ज्यादातर जितने भी मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी मैं करता हूँ, मेरा जो मेथड होता है, मैं देखता हूँ फाइंड क्या करना है। अब ये फाइंड करने वाले पे ज्यादा दिमाग लगाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 7% फाइंड करना है तो 7% से आंसर देखता हूँ, इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो मेरे ज्यादातर क्वेश्चन अगर मुझे आते भी नहीं है फिर भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन अगर करना होता तो सभी इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। 100 ± x परसेंटेज बराबर SPK होता है ना। ये 100 इसमें जो परसेंट होता है वो हमेशा CP होता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं इस बात को। इसी फॉर्मूले से करना होता है, इसी तरीके से करना होता है हर बार, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको ये मेथड अभी बता रहा हूँ फिर बाद में बोलूँ कि दूसरे मेथड से करेंगे, हमेशा एक ही मेथड से करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले उसको हुआ है लॉस, तो लॉस हुआ है तो 94% हो जाएगा, बराबर कितने रुपए हैं, उसको 16,920 रुपए में बिका है उसने। अब उसको देखो प्रॉफिट कमाना है, तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखना है आपको। प्रॉफिट 105 है, 105% अपॉन x। अब इसको यहां से ऐसे कट करोगे आप, कट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे। देखो अब सॉल्व करने में इसमें ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। जो भी बच्चा चाहे मैथ में कैसा भी हो उसको सॉल्व करेगा तो टाइम लगाएगा ही लगाएगा वो। और इस टाइम से अगर आप बचना चाहते हो, अभी आप इसकी कैलकुलेशन जरा कर लीजिए अपने आप और करके मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो और इसकी कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा ही लगेगा आपका 1 मिनट। जरा कीजिए इसका आंसर, बताइए मुझे। करने के लिए जो मैंने तरीका आप सबको बताया है वही याद रखना है। ठीक है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ, सभी मेरी बात को ध्यान से सुने।
पेपर में आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल या मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अब आपको देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना है। आपको देखना है हमें फाइंड क्या करना है। जो फाइंड करना है, गेन है तो 105% निकालना होगा। तो जो भी आंसर होगा वो 105% में, मतलब 105% का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ये देखो, इस 105 को ब्रेक कर लिया आपने, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 35 दिया कितना होता है, 105 होता है। तो अब आपको देखो 2 3 इसके कोई से भी रूल लगा लो। 5 में क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, इसमें लास्ट में 0 सब में है, चलो ठीक है, 5 का रूल नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। 3 का रूल का ये होता है, क्या होता है सम, जरा बताइए। 3 का रूल का 3 होता है उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, चलो आपने एलिमिनेट कर लिया, हटा लिया। हटाने के बाद अगर आपको 7 का रूल पता होता तो आप फटाफट आंसर निकाल लेते। डायरेक्ट आपको सबसे क्या करना है, पेपर में अलग नंबर देखना है, यूनिक नंबर, जैसे 5 7 3। आप देखो 0 0 इसमें है, तो आप सीधे 7 का अप्लाई कर लीजिए। 7 का रूल जिनको नहीं पता है वो आज इसको समझ लें। देखिए जितने भी संख्या के लास्ट में 0 होते हैं उनको हमें नहीं काउंट करना होता। जो भी हम रूल लगाएंगे ना, चाहे 7 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 17 का हो, वो हमेशा 0 को एलिमिनेट करके ही लगाया जाता है। तो अब मैं इसको क्या रीड करूंगा, ये नंबर है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी, कोई भी नंबर का 7 से भाग होता है तो उसका ये रूल होता है, उसके 2 अंक को छोड़कर तीसरे अंक को 2 से गुणा कर दीजिए और इनको घटा दीजिए। अगर ये 0 आ जाता है या 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड है। जैसे मैं आपको एक दो और समझा देता हूँ, जरा देखिए, इसको चेक करते हैं, 343 को। अब आप इसको डबल कर लीजिए, ये डबल हो जाएगा इसका कितना, 3 का डबल 6, 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 28। 28 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इस नंबर को देख लेते हैं, इसका डबल कितना होगा, 18। 18 में से 18 गया 0, तो ये नंबर सीधे डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से पेपर में करते। अब जरा आप सब इसको नोट कर लीजिए, ये जो टॉपिक है ये कंबाइंड मीन का है फॉर्मूला। कंबाइंड मीन जो होता है ना आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं भरित माध्य। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 10th के 3 सेक्शन है, ए बी सी, है ना। अब इन सेक्शन में क्या है, इन सेक्शन में जो एवरेज वेट है वो अलग है बच्चों का। जैसे मान लो इसमें मैंने कहा कि इसमें एवरेज वेट है 50 और बच्चे हैं इसमें 20। इसमें एवरेज वेट है 55 और बच्चे हैं यहाँ पर 15, ऐसे मान लेते हैं, कम मान लेते हैं। और इस क्लास में एवरेज वेट है 60 और बच्चे यहाँ पर है 10। अब इन्होंने बोल दिया कि आप अब एक काम कीजिए, पूरी 10th क्लास का कंबाइंड मीन निकालिए। तो देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब सभी संख्याओं का जोड़ बट्टे कुल संख्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें। और अगर आपने इंग्लिश में इसको पढ़ा हो तो मीन को बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें करना क्या होता है, इसमें ये फॉर्मूला आ जाता है मीन का, सबको जोड़ना है आपको, मतलब x1 n1 x2 n2 x3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये मीन है, ये माध्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, चाहे 4 हो 4 लगा लेंगे, 5 हो 5 लगा लेंगे, अगर 4 सेक्शन होते तो इस तरह से लगा लेते। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमेशा पेपर में ये बोलेगा रेस्ट ऑफ समथिंग। तो रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि 100% कोई भी चीज होती है, 20% बच्चे हैं, 40% यहाँ पर आदमी है, और रेस्ट कभी भी बोलेगा तो 100 में से माइनस करना है। कभी भी आप अलग से कोई नंबर नहीं लिखेंगे, 100 में से माइनस करना है, तो ये कितना होगा 40, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये नंबर है, एन यहाँ पर हो गया 20%, है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा दो, इससे परसेंटेज हटा दो, ये 40 हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पर 40। अब इनका वे लिखा हुआ है, वेट कितना है 45 60 और 20। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर x1 जो है ये है आपका यहाँ पर 45, x2 है यहाँ पर 60, x3 है यहाँ पर 20। ट्रिक भी बता दूंगा आपको, पेपर में आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अभी तो आप क्या करना है, आपको अभी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n1 n2 प्लस ये। जरा अप्लाई कीजिए जरा सभी, कितना आंसर आएगा मुझे बताइए फटाफट करके, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ कैलकुलेशन। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एन x1 माध्य है, यहाँ पर नंबर है उसका, मीन है उसका नंबर है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 900 हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2400 और ये हो जाएगा 800, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 0 0 12, ये हो गया कैरी 1 41। और ये देखो 100 क्यों लिखा है, 100 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे है सभी संख्याओं का जोड़, n1 n2 n3। तो n1 कितना है, देखो n1 20 है, ये 40 है, ये 40 है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 100, ये कट गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा 41। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।
अब मैं इसमें आपको मान लो अगर यहाँ पे नंबर ऐसे होते कि जिनकी मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाती, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो डिजिटल सम से करते हैं उसको। ठीक है, याद रखे हुए आ रहा हूँ आप सबको। इसमें जरा ना आप सब जरा एक बात नोट कर लीजिए, बहुत बार बच्चे ना गलती करते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये तो पढ़ा था फिर दोबारा भूल गए। ये जो पी एक्स और ये क्यू एक्स है ना, ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। पहली संख्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसको एक और वर्ड कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सभी नोट कर लेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, हाँ ठीक है मैम, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। ये फॉर्मूला क्यों होता है? क्योंकि जो हम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है। तो जरा देखते हैं, इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब ये थर्ड वाली स्टेटमेंट बोलिए, ये वाले है ना, तो आपको इसकी जगह उठाकर 368 लिखना है, एलसीएम की जगह 92 लिखना है और यहाँ पर एच निकालना है हमें एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए पेपर में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो आंसर, डिवाइड नहीं भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सुनिए कैसे आएगा, सब बच्चों की तरह नहीं सोचना आपको। ये 2 लिखा है, 2 से 8 कौन सी कंडीशन में कटता है? 4 में ही कटता है या 9 में कटता है ना? 2 निम 18 या 2 चौक 8, तो 4 और 9 कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? 4 ऑप्शन बस था, तो 4 ऐसे कर देंगे। इसको भाग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 92 से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, दिमाग कभी कभी पेपर में काम नहीं करता इतने बड़े नंबर देखकर कि डिवाइड करूं ना करूं। तो ये आपको तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ये भी बताना है कि नहीं, इसके यूनिट डिजिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट करी थी ना आपसे, मैंने कहा था पार्टनरशिप पढ़िए, वहां से आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, बिल्कुल क्या लिखा है जरा पढ़िए इसको, सवाल को पढ़ लीजिए आप एक दो बार, फिर मैं करा रहा हूँ। मैं एक बार इसको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैंने सॉल्व नहीं किया मैम अभी, मैं कभी करूंगा। देखो ए जो है, ठीक है अभी चेक कर रहा हूँ। ए जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 3,66,000 रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। 3 महीने के बाद बी भी एक सर्टन अमाउंट लेके आता है, कुछ अमाउंट लेके आता है, ज्वाइन कर लेता है। और एंड ऑफ द ईयर जो इसने लिखा है, स्टेटमेंट का मतलब है 12 महीने के बाद जो प्रॉफिट है वो 6 और 3 के अनुपात में बटा है। तो बताइए बी ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे? तो मैंने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ए जितनी कैपिटल लगाता है, ठीक है, उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट उतना ही होगा। ये ए का प्रॉफिट होगा, बी जितनी कैपिटल लगाएगा वो उसका उतना प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें ऐसे कर देते हैं, 3,66,000 रुपए की कैपिटल लेके आया, 12 महीने तक बिजनेस में रुका रहा। अब इसका एक फ्रेंड आता है बी, उसके पास पता नहीं कितने पैसे, हमने उसको मान लिया एक्स है, 3 महीने के बाद आ रहा है तो 9 महीने के लिए ही बिजनेस में उसके पास पैसे होंगे और इसका रेशो 6:3। इसकी कैलकुलेशन करनी है, देन हमारा आंसर। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? देख लीजिए क्या करा है मैंने, दोबारा से बताता हूँ। ये जो है ए की पूंजी है और ये बी की पूंजी है। ठीक है, अब और यही ए का यहाँ पर लाभ होगा, लाभांश होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप कर लीजिए, देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से, 3 3 जा 9 हो गया, सामने सामने कट जाता है ऐसे जब इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, सभी याद रखेंगे इस बात को, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में। अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर, 6 6 जा 6 1 जा और ये इसके 3 0, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर 4 से, 0 0 0 4 और ये 24, तो इसका आंसर आ गया बी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया था बिल्कुल उठकर। ठीक है, ये सवाल 2 टाइप के आ रहे हैं आजकल, जो ऐसे सवाल हो रहे हैं ना, या तो वो अपने पूछता है कि उसने अपने बर्थडे पे कितने पैसे खर्च करे। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, हमेशा 11 से मल्टीप्लाई करना होता है जो भी उसकी सेविंग्स होती है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो बर्थडे वो मनाएगा वो 12th मंथ पे भी मनाएगा, तो साल पूरा नहीं बीतता, 11 मंथ की सेविंग होती है और 12th मंथ पे आके सारे पैसे वो खर्च कर देता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, मैंने बताया था, आंसर में आपको बस 11 का मल्टीपल ढूंढना होता है। कहीं पर भी आता है कि वो अपने बर्थडे पे कितने पैसे खर्च करेगा, ऐसे सवाल मैंने कराए हुए भी, वीडियो में देख लेना आप सब। तो बर्थडे वाले क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल देख के ही आंसर निकाल देना होता है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता। और एक दूसरा टाइप है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये बोलता है कि ठीक है इतने पैसे हैं तो बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। तो ये 50% तो उसने अपने रेंट पे लगा दिए, ठीक है, और फिर 591 अपने वो कन्वेंस में लगा रहा है, फिर वो 8,835 रुपए की ग्रोसरी लेके आ रहा है सामान की, कुछ खाने पीने का, और बाकी 274 रुपए सेविंग करता है, और 100% के बराबर है ये सारी चीजें। अब आपको क्या करना होता है, आपको लाना 100% है,
अगर ये 50% मुझे पता चल जाए कितना है तो मैं इसको जोड़ दूंगा, सीधे आंसर आ जाएगा। वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, तो हमें करना क्या होता है, 50% ऐसे लिखते हैं, इन नंबर को सबको जोड़ लेते हैं। कितना आया था प्रिया मैम, जोड़ के जरा इसको ऐड कर लिया, ऐड करने पे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को इधर लेके आएंगे आप। ये कभी कभी पेपर में 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार 50% ही होगा। 50% हो तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर 50% ना भी होता तो वो भी बता दूंगा कैसे करना है। पहले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 9,700 रुपए, 100 माइनस 50%, इसको घटा दिया तो 50% जो है वो इसके बराबर। तो 100% निकालने के लिए इसको डबल कर दो या 2 से गुणा कर दो आप। हाँ करेक्ट, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो, अब मेरी एक बात को आप सभी से समझना, पेपर में अगर आपके सामने अब ऐसी कंडीशन आ गई है, ये लिखा हुआ था 30% बराबर इतने रुपए। अब आप इसको 100% पता है कैसे चेंज करोगे, जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इक्वालिटी वाला। अगर यहाँ पर ये 30 लिखा है तो यहाँ नीचे 100 लगा देना पेपर में, और नीचे यहाँ लगा देना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, देन यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ चाहे 30 हो चाहे 50 हो, हमेशा परसेंट के नीचे परसेंट लगाना है, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, इससे सवाल हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, छठा आ रहा है। देखो डी ट्रिपल एस की ना एक अच्छी सी बात पता है क्या है, वो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा रिपीट करता है जिसके आंसर्स ना नेट वेट पे अवेलेबल नहीं होते और जो जल्दी सॉल्व हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो देखो इसका एक मैंने मेथड निकाला है। मेथड ये कहता है, देखो सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल को समझाता हूँ। पहले सवाल ये कह रहा है, सही से समझना, ऐसे 2 सवाल हैं इसमें, एक क्वेश्चन नंबर ये 7 है और ऐसे एक 17 नंबर है। 2 सवाल दे दिए उन्होंने एक तरीके से इस पेपर में, सेम ही टाइप के क्वेश्चन को, है ना प्रिया मैम, करेंगे आपने। 2 सवाल थे, एक सवाल था, ये 2 सवाल हैं इसके। देखिए ये देखिए, कोई बात नहीं। ये कह रहा है ये 3 टुकड़ों में चल रहा है अपनी दूरी को, है ना। 1/3 पहले चल रहा है, फिर उसके बाद 1/3 चल रहा है, फिर रिमेनिंग भी 1/3 ही होगा। आप ये देखो, एक को अगर आप यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 रुपए ही आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 3। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐड किया आपने 3/3, तो ये हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा इस सवाल के लिए, इसमें मैं 30 पुट कर लूंगा। मैं मान लूंगा कुल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 30 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को ये मैंने लेट कर लिया अपने आप ही। अब यहां से क्या फायदा होगा, आप सब जरा देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी है, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एवरेज स्पीड। तो ऐसे सवाल में बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब ये एवरेज स्पीड अलग कब होती है, देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक ही साथ में 2-2 3-3 चीजें सिखा देता हूँ आपको। एवरेज स्पीड के 2 टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं आप सबसे। पहला सवाल पूछा जाता है जिसके अंदर दूरी जो होती है फिक्स होती है। फिक्स डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप अपने घर से यहाँ अपने ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, दूरी तो पूरी होगी, यहाँ पर कोई भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसी कोई दूरी होगी। तो पेपर में 2 टाइप के सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ये बोलता है कि आप अपने घर से जा रहे हो, जाते समय आपकी दूरी जो स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर की थी, और जब आप अपने घर पे आते हो, आते समय आपकी स्पीड जो थी वो 40 की थी। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी है। तो ऐसे में आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना सभी इसको नोट कर लें। ये फॉर्मूला कब लगाना है, सबको आना चाहिए। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं जब हमारे यहाँ पर दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होता है वो हमारा निश्चित होता है, फिक्स होता है, वहां पर ये लगाना होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाते हैं, देखो इसमें भी हम ये लगाएंगे, T बराबर